दैनिक भास्कर के एक अभिनव प्रयोग नेताजी न्यूज रूम में इस कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हमारा पहला अभियान है, पहली कड़ी है और उसमें हमारे प्रदेश के मुखिया आदरणीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी हैं। मैं चाहूंगा पहले सब लोग जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। क्योंकि नेताजी न्यूज रूम में ये जो कार्यक्रम है तीनों राज्यों में एक साथ किया जा रहा है, जहां पर चुनाव होने वाले हैं, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान। तो महत्वपूर्ण बात इसकी है कि इसमें सवाल जो है पत्रकार नहीं करेंगे, सवाल इसमें कोई प्रेस का आदमी नहीं करेगा, कोई मीडिया का आदमी नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता होता है कि उसको क्या पूछना है और उसको किस तरह से करना है। आम जनता आप लोगों से सवाल नहीं कर पाती है, तो हमारी कोशिश यही है कि इसमें आम जनता सवाल करे। तो हम लोगों ने ऑनलाइन एंट्री मंगाई थी और आपको बताते हुए बहुत खुशी हो रही मुझे। और सबसे बड़ी बात यह भी है कि इसके लिए एक जोरदार तालियां बजनी चाहिए कि 3800 से अधिक सवाल आए हैं हमारे पास। सवाल काटने के लिए हमारे पास समय कम पड़ गया, तो हमको कल रात को ब्लॉक करना पड़ा, भैया आप सवाल आगे नहीं लेंगे। पांचों संभाग से दो दो व्यक्तियों को अवसर दिया है। हमने ऐसा नहीं किया कि केवल रायपुर के लोग सवाल करें, इसमें पांचों संभाग से हमने प्रतिनिधित्व दिया है। और वो सवाल जो जनता के हो सकते हैं, आम आदमी के मन में जो सवाल उठ रहे हैं, उन सवालों को आदरणीय सीएम साहब के सामने प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए लोग रखेंगे। मैं चाहूंगा सबसे पहले बस्तर संभाग के जगदलपुर से प्रेमनाथ कोष्टा जी अपना सवाल करेंगे। सर, मैं प्रेमनाथ कोष्टा जगदलपुर से। सर, मेरा सवाल आपसे ये है कि हमारी सरकार स्वास्थ्य से संबंधित बहुत सारी सेवाएं चला रही हैं। हमारे बुजुर्ग जो अपना बहुमूल्य योगदान अपने जीवन का दिया है इस देश को, उनके प्रति क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती कि हम उनका मुफ्त में पूरा इलाज करें जब तक कि वो अपना जीवन शेष व्यतीत ना कर लें? तो असल में जो आप कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जो बुजुर्ग क्या, बच्चों से लेकर नौजवान और बूढ़े तक जो हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे बेटियां हैं, हमारे बहुएं हैं, माताएं हैं, सबके लिए हमने योजना बनाई है। तो जो बेसिक शुरुआत में जो हम लोगों ने किया, बस्तर से आते हैं और वहीं से प्रेरणा मिली कि बस्तर के लोग छोटी छोटी बीमारियों में बड़े घातक स्थिति में पहुंच जाते हैं। उल्टी दस्त हो गया, कितने लोग बहुत उसको गंभीर कर डालते हैं। फिर मलेरिया है, उससे कितने मौतें हो जाती हैं। उस बात को ध्यान में रखते हुए बस्तर से हम लोगों ने हाट बाजार क्लिनिक योजना शुरू की। जब हाट बाजार क्लिनिक योजना इसलिए शुरू की कि लोग हॉस्पिटल जाए न जाए, बाजार जरूर जाते हैं। और इसकी शुरुआत दंतेवाड़ा से किया, दंतेश्वरी माई से। फिर इसके लिए गाड़ी की व्यवस्था की। अब गाड़ी में डॉक्टर भी जाते हैं, नर्स भी जाते हैं, दवाइयाँ भी है और जांच भी कर रहे हैं। तो उससे फ़ायदा ये हुआ कि प्रारंभिक तौर पे चलो मुफ्त में इलाज हो रहा है, चलो चेक करा लेते, बाजार तो आए। फिर हमारी जो योजना है डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य योजना, जिसमें 5 लाख तक के उसका इलाज वो परिवार साल भर में करा सकते हैं। लाखों परिवार ने इसका लाभ लिया। करीब 80 लाख के ऊपर ऐसे परिवार हैं जिसका ये लाभ ले। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा कि और बड़ी बीमारियां होती हैं जो 5 लाख के सीमा में इलाज नहीं हो पाता। ब्रेन से संबंधित है, कैंसर से संबंधित है, हार्ट है, न्यूरो प्रॉब्लम है, ऐसे बहुत हुआ। तो उसमें पहले तो 20 लाख किए थे, अब उसको हमने 25 लाख तक बढ़ा दिया। 25 लाख तक के यदि इलाज है तो आपको मुफ्त में इलाज होगा। कुछ जगह ऐसी बीमारियां आई जिसमें कुछ 40-40 लाख तक के, तो हम लोगों ने
मुख्यमंत्री सहायता योजना के CSR वगैरह से भी करके कलेक्टरों को उसका भी 4-5 केसेस ऐसे बालोद में कोरबा में आया तो उसको हमने उस प्रकार से किया। तो जब ये कोरोना काल आया तो पता कि कितने वेंटिलेटर तो है ही नहीं, अब हमारे पास सैकड़ों वेंटिलेटर हैं। मैंने आंकड़े बताया 3 करोड़ की जनसंख्या है, 1,86,00,000 लोग लाभ ले चुके। मतलब ऐसा नहीं कि मतलब अलग अलग आदमी, हो सकता है कि एक आदमी गया हो, 2 बार गया हो, 3 बार गया हो, 4 बार गया हो, लेकिन 1,86,00,000 आंकड़े कम नहीं होते। आप लोगों ने सबने बहुत ध्यान से सुना, इसका अर्थ समझते हैं आप? मुख्यमंत्री जी पूरी तरह सारे आंकड़ों से अपडेट हैं और इसका अर्थ ये भी है कि वो सारी योजनाओं से और सारे कामों से खुद परिचित हैं। उनके हाथ में कागज नहीं है, उनके दिमाग से ही सारे जवाब आ रहे हैं। मतलब आप इसके लिए एक तालियां तो बनती है। कोस्टा जी का ही एक सवाल और इसी परिवार, इसी फैमिली से संबंधित है, इसी तरह का एक सवाल है। कोस्टा जी आपको दूसरा सवाल भी अपना पूछ सकते हैं। सर मेरा इसी से संबंधित एक सवाल और था, वो ये था कि हमारी योजनाएं चावल, बिजली हम मुफ्त में बहुत सारी जगहों पर हमारे पूरे प्रदेश में बांट रहे हैं। हम इन सेवाओं को बंद कर शिक्षा और स्वास्थ्य पे यदि अपन ध्यान दें, इनको हम फ्री करें तो कैसा रहेगा? शिक्षा से हमारा समाज ज़्यादा स्वस्थ होगा। और मेरे बिल्कुल सही बात आप कर रहे हैं, लेकिन एक चीज़ समझ लीजिए, शासन के जिम्मेदारी होती है कि उन परिवारों तक के अनाज पहुंचाएं। यदि सक्षम हो जाते हैं तब की बात अलग है, लेकिन नहीं है तो शासन की जिम्मेदारी है कि जो शासन की योजनाओं का जो लाभ है वो सबसे आखिरी व्यक्ति तक पहुंचे। तो सबसे आखिरी में आप देखेंगे कि वो गरीब तबका है जहां अनाज भी उत्पादन नहीं होता और अनाज उन तक पहुंचाना है। ये कोरोना काल में आपने देखा होगा, जब लॉकडाउन हो गया, किसी के पास कुछ नहीं था, तो हमने सबसे पहले निर्णय क्या लिया, पूरे देश में पहला निर्णय था हमारा कि 3 महीने का अनाज एक साथ सब परिवार में पहुंचा दो, ताकि भोजन की संकट किसी की ना हो। तो ये काम पहले, और इस कारण से 35 किलो चावल, नमक, बस्तर में आप हैं तो गुड़ भी दे रहे हैं, चना भी दे रहे हैं। तो पौष्टिक, केवल उसका पेट भरना नहीं है, उसको पौष्टिक आहार भी देना है। सर ये बिजली की जो योजना, एक मिनट मैं आ जाता हूँ। तो पहली प्राथमिकता ये। दूसरी बात आप देखेंगे, आंकड़े चीख के कह रहे हैं, छत्तीसगढ़ हमारे 23 साल हो गया। जब 18 साल जब का था छत्तीसगढ़, तब हम लोगों को कोई मौका मिला सेवा करने का। उस समय जो आंकड़े थे, 40% लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। मुझे किसी पत्रकार ने पूछा कि सबसे बड़ी समस्या आप क्या है, तो मैंने कहा उन्होंने पूछा नक्सल सबसे बड़ी समस्या? बोला नहीं, नक्सल नहीं। सबसे बड़ी समस्या 40% लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, 41% लोग कुपोषित हैं, बच्चे 5 साल से नीचे, और 47% महिलाएं जो 15 साल से 65 साल के बीच के हैं, वो महिलाएं एनीमिक है, मतलब उसके शरीर में खून की कमी है। तो आपको मैं बताऊं, उस दंतेवाड़ा से ही मैंने मुख्यमंत्री सुपोषण योजना शुरू की और करीब 2 लाख के आसपास बच्चे कुपोषण से बाहर आए, 1.5 लाख से अधिक महिलाएं जो एनीमिया से बाहर आए। यदि हमारे बच्चे, हमारी माताएं बहनें, हमारी बेटियां यदि कमजोर हो तो आप मजबूत छत्तीसगढ़ की कल्पना आप नहीं कर सकते। तो इस वर्ग को पहले साधने की जरूरत है, उसके भोजन, उसके बाद उसके स्वास्थ्य, आप देखेंगे पूरा इलाज की व्यवस्था हमने की। फिर तीसरा आप देखेंगे जो शिक्षा का आप कह रहे हैं, मुफ्त शिक्षा। अभी 10वीं तक के किसी बच्चे को सरकारी स्कूल में कोई पुस्तक की जरूरत नहीं पड़ती, पुस्तक का भी फ्री में मिल रहा है, यूनिफॉर्म फ्री में मिल रहा है, मध्याह्न भोजन भी मिडिल स्कूल तक के दिया जा रहा है। अब तो स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल खोले हैं, पहली बार खुला है शासकीय तौर पर अंग्रेजी स्कूल, अब तो कॉलेज भी खोल दिए, तो रिजल्ट भी अच्छा है और वो भी निःशुल्क पढ़ाई हो रही है, चाहे वो कोई भी बच्चा हो। हमारे छत्तीसगढ़ के बच्चों को भी अंग्रेजी पढ़ने का मौका मिलना है। तो स्वास्थ्य हो गया, शिक्षा हो गया और भोजन, एक वातावरण बनाने की आवश्यकता है। धन्यवाद मुख्यमंत्री जी। अब मैं चाहूंगा कि बस्तर संभाग से ही आए हुए कमलेश चोपड़ा जी अपना सवाल करें। आप अपना पहला सवाल करेंगे। अच्छा, क्या सवाल चोपड़ा जी पूछेंगे? सर जय जवाहर सर। जय जवाहर चोपड़ा जी। मैं बस्तर संभाग के प्रवेश द्वार कांकेर जिले से हूँ। अच्छा। और मैं एक व्यापारी हूँ सर, छोटा सा इंडस्ट्री चलाता हूँ मैं, और हम शासकीय कार्यों में सप्लाई करते हैं सर।
मगर हम सभी व्यापारी एक बहुत बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं सर कि आपकी गवर्नमेंट के पहले जीएसटी तो बाद में आया, वेट उसके पहले आ गया था। तो पहले की सरकार ने हमारा जो शासकीय कार्यों में जो सप्लाई करते थे तो वेट हमारा रोक लिया जाता था, वेट का पेमेंट, और उसकी जगह हमको कागज़ देना पड़ता था उनको। तो अभी सर हमको विगत 5 सालों से कोई भी शासकीय विभाग ने हमको कागज़ नहीं दिया है सर। उसके चक्कर में ये हो रहा है सर कि जीएसटी डिपार्टमेंट ने हमारे लिए एक कुर्की का आदेश जारी कर रहा है सब व्यापारियों को कि अगर आप पुराना वेट नहीं पटाएंगे तो आपका संपत्ति की कुर्की की जाएगी, और नहीं तो आप कागज़ लाके जमा करिए। सर हम आदमी भेज के थक गए हैं कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के हमको कागज़ दीजिए, फॉर्म 39 आता है सर, वेट पटा हुआ। कोई भी शासकीय कार्यालय सर हम जैसे व्यापारियों को सपोर्ट नहीं कर रहा है सर, तो कृपया कुछ करिए सर इसके लिए आप। अभी हम लोगों ने पिछले दिनों उसके लिए तैयारी की और अध्ययन भी किया किस किस राज्य में जहाँ इस प्रकार की योजना लाई। तो महाराष्ट्र की योजना वो सबसे बढ़िया था जिसको हम लोगों ने एडॉप्ट किया। अब रही बात आपके कागज़ की बात है, तो ये पहली बार मुझे इसकी जानकारी मिली है कि आपको फॉर्म 39 जमा करने सर के बाद इसके लिए हम कमिश्नर सर से भी मिले थे व्यापारी लोग, तो उन्होंने भी यही कहा था कि ठीक है हम करवाते हैं करके। उन्होंने वहाँ से भी कुछ नहीं हुआ सर इसके आगे। मैं भी पता करता हूँ। अभी आपने जानकारी दी, मैं इसमें सर थैंक यू जरूर उसमें कार्रवाई। धन्यवाद। अब मैं चाहूँगा बिलासपुर संभाग से आई हुई हमारे बीच श्रीमती सविता कोसे हैं, आप सवाल करें। सर नमस्कार, मैं श्रीमती सविता कोसे और बिलासपुर संभाग जागीर चांपा जिले से आई हूँ। और मेरा ये सवाल है सर कि आपकी अब की बार सरकार बनती है तो महिला सुरक्षा और महिलाओं की आत्मनिर्भरता के लिए आप और कौन कौन से नए योजनाएं और उनके लिए लाभप्रद कौन से रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएंगे, क्योंकि अभी सभी को मालूम है कि कहीं भी है महिला, शासकीय सेक्टर हो या प्राइवेट सेक्टर हो, तो महिला अपराध में थोड़ी सी महिलाएं संकोची और डर जा रही हैं। तो उनको निर्भीकता प्रदान करते हुए और आत्मनिर्भर बनाने के लिए आपकी कौन कौन सी और नई योजनाएं लागू होंगी, बस यही जानना चाहती हूँ। बहुत बढ़िया, आपने अपने सवाल में ही उत्तर दे दिया है। अपराध क्यों होते हैं? अपराध इसलिए कि आपको कमजोर समझते हैं। यदि आत्मनिर्भर होंगे, आप सक्षम होंगे, आप पढ़े लिखे होंगे, तो अपराध आप कम होगा, आपकी समझदारी होगी। आज शासन की योजनाओं की तरफ बहुत सारे जो पुलिस विभाग के ऐप आप मोबाइल में डाउन कर लीजिए, आपके पास संकट में है, तुरंत उसको दबा भर दीजिए, तुरंत अलर्ट पहुंच जाएगा, आपको लोकेशन में तुरंत पुलिस पहुंच जाएगी। ये भी आपने किया। अभी अभी जो हमने लागू किया ये है कि महिलाओं से कोई छेड़छाड़ करे तो उसको शासकीय सेवा में अवसर नहीं मिलेगा। जो नौकरी करना चाहते हैं तो कम डरेंगे कि भैया छेड़खानी करना तो उसे पहले सोच लो। तो बहुत सारी योजनाएं हैं, लेकिन उसके बाद भी जो सबसे बड़ी बात यह है कि महिलाओं को आत्मनिर्भर होना, जिसके बारे में आपने कही बात, और इसके लिए हम लोगों ने लगातार महिलाओं के आर्थिक सुधार हो, उसके लिए हम लोगों ने काम किया है। आप देखेंगे गौठान से लेके जितने भी आप लगोन पशु खरीदी की व्यवस्था करके देखिए, उसके जो वैल्यू एडिशन कर रहे हैं उसमें आप देखें करीब 2 लाख महिलाएं हैं। अभी आप चूँकि चांपा जांगीर के रहने वाली हैं, उसे काम बहुत होता है ना। तो अभी अब हमने धागाकरण करने का काम किया है, कोसा का बैंक भी हम लोगों ने किया है, उसके रिवॉल्विंग फंड भी बनाया है, ताकि महिलाओं को वो कामकाजी बने। नौकरी तो है ही, जितने शासकीय नौकरी वगैरह अभी भर्तियां कर रहे हैं वो एक अलग है, लेकिन महिलाएं आगे कैसे बढ़े, तो अलग अलग वर्ग की महिलाएं हैं। तो कोई बुनकरी का काम करते हैं, कोई मछली पकड़ने का काम करते हैं, कोई सब्जी बाड़ी का काम करते हैं, तो अलग अलग प्रकार के काम कर रहे हैं और उस सबके लिए योजनाएं बनी हुई है। और आप देखेंगे लाख की खेती है, रेशम की खेती है, मधुमक्खी पालन है, सबको हम लोगों ने खेती का दर्जा दे दिया है। अब उसमें बैंक लोन है 0% मिलेगा, है ना। पहले तो मिलता ही नहीं था, अब 0% में मिलेगा।
जो किसानों को जो जिन जिन योजनाओं का लाभ मिलता है वही योजनाओं का लाभ इनको भी मिलेगा। लेकिन बड़ी संख्या में केवल हमारी महिलाएं खेती किसानी नहीं करती, दूसरे और भी काम करती हैं, तो उनको हमने योजनाओं से जोड़ा है। अब वो प्रचार प्रसार जितना ज़्यादा होगा, लोग उतना जल्दी उसका लाभ लेंगे। बहुत सारे लोग लाभ लेना शुरू किए हैं। तो सबसे पहली बात ये है कि महिलाओं को शिक्षित होना, और मुझे खुशी है कि हमारे प्रदेश में लड़कों के से ज़्यादा किसी कॉलेज में चल दीजिए लड़कियां ही दिखाई पड़ती हैं। अभी जितने अभी गौठान समितियां हैं, एक भी आदमी लोग के संगठन चला रहे हो बता दो। 18,000 महिला समूह हैं, 2 लाख लोग काम कर रहे हैं, वो 100% महिलाएं हैं। तो जो उनके हाथ में पैसा आ रहा है ना, तो उसमें बड़ा, और घर में सम्मान, जो कमाने वाला रहेगा ना उसे सम्मान होता है। तो महिलाएं कमा रही हैं, चाहे वो गोबर बेचे, चाहे वर्मी कंपोस्ट बनाए, प्राकृतिक पेंट बनाए, बिजली का उत्पादन करे, सब्जी उत्पादन करे, उस सब समूह के माध्यम से कर रहे हैं। गाँव में भी कर रहे हैं, शहर में कर रहे हैं। जब पैसा आता है तो एक आत्मविश्वास उसमें आ जाता है, और जिसके पास आत्मविश्वास है, कॉन्फिडेंस है, उसके साथ कोई आदमी बदतमीजी नहीं कर सकता, वो पलट के जवाब दे। तो आज हमारी छत्तीसगढ़ की महिलाओं में बड़ा आत्मविश्वास आते जा रहा है। तो ये काम तो लगातार हम लोग कर रहे हैं, और कानून भी लोग लगातार बना रहे हैं। धन्यवाद। अब हमारे बीच बिलासपुर संभाग से आए हुए हैं महेश कुमार पटेल जी, वो अपना सवाल करेंगे। काका पाँव परत होगा, पाँव परत होगा काका। क्या नाम तो जी? वो नाम है महेश कुमार पटेल। जी पटेल जी बताओ। तो मैं हर हूँ मुंगेली जिला ले, हाँ और मुर्दाई दा बड़ खुश है। कैसे कहा? हाँ परसों आई से पैसा किस्त के, तो सही समय में डाले हैं, सही समय में डाले हैं जी। अच्छा। तो जिन मुर्दाई दा कर्जा उतारी ओकर हम कर्जा उतारबो। हाँ जी। आपके जो जतका योजना है काका, वो मतलब ऐसे है कि आप पूरा युवा मन के प्रेरणा स्रोत है काका। ठीक है, आपसे बहुत सीखे मिलती है। अब सवाल करते हैं। तो मोर कहना ये है कि प्री में 2 पेपर होते हैं, एक जीएस के और एक रीजनिंग के। तो जीएस भी 200 नंबर, रीजनिंग भी 200 नंबर जी। तो जैसे ओकर बाद जो प्री पास होते वो मेंस में बुलाथन। तो मेंस में बुलाथन तो का हमन जैसे प्री में ऑप्शनल वाले रहते का मेंस में हो सकते का एक बार युवा मन के बहुत ऑप्शनल मतलब जैसे मेंस में लिखित होते, लिखेल पढ़ते मेंस, और प्री में ऑप्शनल वाले 4 ऑप्शन वाले ऑब्जेक्टिव। ऑप्शनल मतलब वही बोला था। अच्छा। हाँ, तो मेंस पर ऐसे हो सकते का ऐसे कावर नहीं हो सकते, पहली कावर नहीं बताते हैं। मैं मैथ की 80 नहीं दिलाया, अब पुराना व्यवस्था चले, कोनो उंगली नहीं उठाई। जैसे अभी इंटरव्यू बात है, इंटरव्यू 150 नंबर के रीस है, 150 नंबर इसको कम कर दें। हाँ, इंटरव्यू कम हो है ना, तो जब लिखित है तो वो नंबर ज्यादा मिलना चाहिए। हाँ काका, हाँ, इंटरव्यू कम कर दें। तो ये जिन बात है तो निश्चित रूप से अब मैं हमारे चुनाव घोषणा पत्र के समिति के अध्यक्ष अकबर साहब है, मोहम्मद अकबर जी, बोल क्यों कि घोषणा पत्र में डाल दे, 2-4 दिन बाँचे सरकार आचार संहिता लगी था, हम चुनाव जब वोट मांगे जाओ तुम्हारे आचार संहिता लगी था, कोई निर्णय उन्हें नहीं ले सका। जरूर काका कर देते, ना? खूब भरोसा है काका। तो मैं ये चाहता हूँ कि हमारे लड़के मन के जैसे वो पीएससी की तैयारी करे थे तो यूपीएससी की भी तैयारी हो जाए, है ना, वो टाइप की बनना चाहिए, है ना। तो करिकुलम वगैरह सब चेंज करे लगी और ये सब व्यवस्था थे ना करे लगी। अब चूंकि 2 साल कोरोना में निकल के तो बहुत अगर काम करना चाहते हैं तो नहीं हो पाए, तो ये बात कहा था बिल्कुल सही है। मैं ये बात के पक्षधर हूँ कि लड़का यदि पीएससी की अलग तैयारी करे, यूपीएससी की अलग तैयारी करे, तो मोर छत्तीसगढ़ के लड़का मतलब मौका ऐसे मिलना चाहिए कि पीएससी की तैयारी करे तो यूपीएससी की तैयारी अपने अपन हो जाए। विवाद भी खत्म हो जाएगा, जिसे मतलब एक आंसर ला महू लिखे बोला 2 नंबर में 2 नंबर मिल गए, अब मोला वो 2 नंबर ला काट के 1 नंबर कर दीजिए, तो उमा नंबर कट ही नहीं, ऑप्शन रही गोला लगाई, गोला जोत के मिली, वो मोला खुद के मिली जी। तो इसने कर देते काका। ठीक, अच्छा सुझाव, 5 प्रश्न काका। खुश रहो। महेश जी से कहूंगा कि वो दूसरा सवाल भी दूसरा पीएससी से सवाल कर ही लें, फटाक से पीएससी करो। का वो सवाल भी कर लें। वो जो कार्रवाई वाला जो था वो अच्छा मैं उत्तर दे देता हूँ, चल अभी बेरोजगारी भत्ता बांट के आता मैं, तो वो तो कोनो पूछ भी नहीं कर रही थे, बेरोजगारी भत्ता पैसे, नियुक्ति पत्र पैसे बहुत जन है ना, तो नियुक्ति पत्र भी बांटे हैं। लेकिन मैं अपन होके बात करते हैं,
कि अभी पीएससी में घोटाला हो गए, खूब हल्ला करे। पिछले समय मुझे याद है वर्षा डोंगरे करे से शिकायत, वो मेरिट लिस्ट बदल देगी जिसे वो सीधे भी पाएगी, हाई कोर्ट वो कर खिलाफ पीएससी खिलाफ फैसला भी दे, राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट की तो तक पड़े। लेकिन अभी तक के एक जन भी परीक्षार्थी मैंने मुझ पर शिकायत नहीं करे कि गड़बड़ का है। अब के कहा थे कि ये अधिकारी मन के लेके मना सेलेक्ट हो गए। तो दो तीन चीज बहुत स्पष्ट करना चाहता हूँ। पहली बात यह है कि कोई भी गड़बड़ी हुई, कोई भी शिकायत है, मैं ओकर जांच कराऊँ, जेल भी दोषी हुई ओकर खिलाफ कार्रवाई करूँ। कार के मुझे छत्तीसगढ़ के लेके मन की मेहनत में पानी फेरना नहीं चाहूँगा, ओकर हक मिलना चाहिए। दूसरा बात यह है कि मैं ये कहना चाहता हूँ, ये राजनीतिक मुद्दा मत बनाओ। कार के हाई कोर्ट गए तो ननकीराम कंवर के पूर्व मंत्री है ना, पुरोलिका गए का परीक्षार्थी नहीं गए। मैं सार्वजनिक रूप से कई बार बोल चुका हूँ कि गड़बड़ी का है, मुझे बता दे, मैं ऊपर खिलाफ कार्रवाई करूँ। लेकिन कोई अधिकारी के लड़का होना कोई दोष न है। यदि टैलेंट है तो मौका मिलना चाहिए, लेकिन यदि बेजा होकर लाभ उठाए तो कार्रवाई कर, वो बताओ मतलब वो गड़बड़ का है। रायपुर संभाग से नवदीप खरे जी हैं, वो अपना पहला सवाल करेंगे। दे भाई माइक देगा। अबे नमस्कार सर, नमस्कार। मेरा नाम नवदीप खरे है, कहाँ के रहने वाले हैं? रायपुर से हूँ सर। प्रॉपर जी सर। कौन सा मोहल्ला? पेंशन बाड़ा। पेंशन बाड़ा जी सर। हाँ, नजदीक में हूँ। जी सर। सर, उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा छत्तीसगढ़ से ग्रहण करने के बाद यहाँ का जो यूथ है वो मेट्रो सिटीज़ की तरफ माइग्रेट कर जाता है, तो क्या वो अपनी जन्मभूमि को छोड़ करके कर्म भूमि में करते रहे, ऐसा देखिए, उनका मन नहीं रहता उच्च है? शिक्षा प्राप्त करे भी जो नौकरी में जा रहे हैं उसको माइग्रेट नहीं करना चाहिए। जी वो तो अच्छे अवसर के लिए जा रहा है, उसको उसे माइग्रेट बोलो। जब आपको कुछ नहीं मिल रहा है तब माइग्रेशन कर रहा है, जी जी है ना, तो उसको माइग्रेशन बोलोगे, इसको माइग्रेशन। सर, उससे जुड़ा मेरा सवाल ये है हाँ। कि चूंकि वो बाहर इसलिए जा रहे हैं क्योंकि बाहर में आईटी इंडस्ट्री है, हाँ। तो क्या छत्तीसगढ़ में भी आपकी कोई योजना है? बुलाते हैं, आते नहीं भाई, वो बड़े शहर में जाना चाहते हैं, लेकिन अब 20 लाख की मेरे रायपुर की जनसंख्या, उसके मैं 50 लाख कैसे कर सकता हूँ? जी लेकिन सुविधाएं छत्तीसगढ़ में उतनी ही है, जी सर। और उसकी शुरुआत हम लोग बीपीओ से की है। अभी देखो रायपुर में 500 सीटर है, भिलाई में 750 सीटर की अभी शुरुआत मैंने की, उसको 2000 तक बढ़ाना है। तो धीरे धीरे इसको बड़े कंपनियों की इस प्रकार से हम बुला रहे हैं। तो फिर जब यहाँ की सुविधा देखें, पहले तो छत्तीसगढ़ के बारे में ये था, ये नक्सलगढ़ है, एयरपोर्ट है, रेलवे स्टेशन निकलेंगे तो हमको नक्सली धर लेंगे, लेकिन अब माहौल बदल रहा है। तो बड़ी कंपनियों को हम लोग इस प्रकार से बुलाना शुरू, हम तो बोले भाई नया रायपुर में जगह है, मकान है, देखो आ जाओ करो, बहुत कोशिश की है, वो आ नहीं रहे हैं। तो हम लोग ये बीपीओ से शुरू कर रहे हैं, तो उनको भी लग रहा है कि ये छत्तीसगढ़ में ज़्यादा अच्छा है। भिलाई में 750 बोले भाई हम 2000 करने वाले हैं, तो ये यहीं पे बना है 500 सीटर का। तो हमारी कोशिश इस प्रकार से आईटी वालों से कि यहाँ आए और हम सुविधा देंगे ताकि लोगों को नौकरी मिले। तो ये तो कोशिश है, अगर यदि आपकी पहचान हो जी करी जी तो थोड़ा ब्रेक हो जाए, आ जाए तो अच्छा, हम पूरी सुविधा देंगे। जी सर, है ना? धन्यवाद सर। रायपुर से ही हैं हमारे बीच डॉक्टर ललित साहू जी। साहू जी अपना सवाल करेंगे। आदरणीय मुख्यमंत्री जी प्रणाम। मैं रायपुर संभाग से डॉक्टर ललित साहू हूँ। मोर एक सवाल भी है और एक मोर चिंता भी है। छत्तीसगढ़ राज्य बने के बाद छत्तीसगढ़ के वासी मन ला जो मान सम्मान ओकर संस्कृति ला एक पहचान के रूप में अपन स्थापित करे होकर पूरा देश दुनिया गवाह है, ओकला हम ओकर वजह से हम लोग बहुत मान सम्मान मिलत है। साथ ही साथ हम बहुत गौरवान्वित हन कि हम लोग पहली बार ऐसे मौका मिले छत्तीसगढ़ राज्य बने के बाद। चिंता ये है कि अवैया बेरा में हमार ये मान सम्मान, ये जो जब भी अपन इतना सम्मान दिला है पूरे देश दुनिया में, वो स्थायी रूप से कैसे रही, और अगर ये स्थायी रूप से रखना है, कोई भी सरकार आ जाए बाद में कतको साल बाद, वो कैसे बने रही, एक लिए कोई रोड मैप आपके हो, कोई योजना बनाए हो तो हम जरूर अवगत कराओ। वैसे छत्तीसगढ़िया मन के थोड़ा सा संकोची स्वभाव था ही, और अपन जन उपलब्धि है, अपन योग्यता है, और कमतर आंके हमारे मन के एक स्वभाव में दूसर मन थोड़ के रही ज़्यादा बताते हैं, हमारे मन के बहुत कर रही तब हम थोड़ के बताता।
तो अभी जिन हम काम करें और कोई अकेला भूपेश बघेल की बात नहीं, मैं तो वर्षों से देखा था हमारे जिन साहित्यकार मन है, कलाकार मन है, सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाला, राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाला, लगातार जिन छत्तीसगढ़ी उपेक्षा और छत्तीसगढ़ी मन की उपेक्षा और छत्तीसगढ़ की उपेक्षा एक बार लगातार संघर्ष करे। और वही बात का ध्यान में रखते हुए बहुत ही शालीनता पूर्वक हमारी सरकार है, जैसे जब का भी हमारे तीज त्यौहार है वो अवकाश घोषित करें, जब का तीज त्यौहार है तिला हमना मनाए कि अगर खेल कूद ला छत्तीसगढ़िया ओलंपिक जिला शुरू करें, भौरा बाटी गेड़ी टुकड़ी ये सब सुई हमारे मंच मन में सब वो चीज़ बढ़ते हैं, ठेठी खुरमी देरोरी किला फरा सब रहते हैं। तो धीरे धीरे ये अभियान के तहत चला था और मैं समझता हूँ अब जिन स्थिति है 5 साल में जिन स्थिति बन गई, अब ये छत्तीसगढ़ियापन और छत्तीसगढ़ के जिन हमार छत्तीसगढ़ियावाद है वो लोग कोनो गवा नहीं सकता। ये हमारे छत्तीसगढ़ के पहचान है जिन मुख्यमंत्री जी है हम सब वापस दिलाए है और हमार संस्कृति हमार काम हमार परंपरा एक शुरुआत नया ढंग से हो है, एक बार एक जोरदार ताली तो बनते हैं। हमारे बीच है बस्तर से प्रतिभा मीन जी, आप अपना पहला सवाल करेंगी। हाँ बता। नमस्ते, माइक थोड़ा मुख नजदीक आ जाएगा। मैं प्रतिभा मीन बस्तर संभाग से आई हूँ। सर मेरा क्वेश्चन था, भी सरकार ने पति पत्नी विकलांग और गंभीर बीमारी से जो पीड़ित हैं कर्मचारी उनके तबादले पर रोक लगा दी है सर। नहीं अभी रोक नहीं है, ये है कि समन्वय में, लेकिन जब मान लो अभी अब स्कूल के समय है, अब सब टीचरों के ट्रांसफर करोगे तो बच्चों को पढ़ाई नुकसान होगा ना। आपको नौकरी क्यों दी गई है? किसी की नौकरी क्यों दी जाती है? सेवा देने के लिए। अब वो सेवा प्रभावित हो फिर ट्रांसफर क्यों? आपके घर के स्तर आर्थिक स्थिति सुधरे, आपके सामाजिक स्तर सुधरे, एक पहलू है, लेकिन सरकार का मुख्य उद्देश्य क्या है? लोगों को, आपके बच्चों को शिक्षा देना। इस उद्देश्य से टीचर भर्ती की जाती है। मान लो पटवारी कर रहे हैं या नर्स भर्ती कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? लोगों को सुविधा के लिए, और वो न मिले तो फिर कैसे होगा? है ना? आप सरकार के हिस्सा हैं, आप मत भूलिए। तो सरकार में जो रहेगा, जो सेवा में रहेगा, उसको तकलीफ भी उठानी पड़ेगी, और इसलिए आपको सारी सुविधाएं इसलिए दी जाती है कि आप जनता की सेवा करें। थोड़ी तकलीफ उठा लेती है, मतलब ये इसलिए नहीं कि आपको उस सेवा के बदले आपको सारी सैलरी दी जा रही है, सारी सुविधाएं दी जा रही है। दुर्ग संभाग से चंद्र मोहन जी हैं, वो सवाल करेंगे। जय जवाहर काका। जय जवाहर। मैं चंद्र मोहन भारतीय सेना से रिटायर्ड और पूर्व एनएसजी कमांडो हूँ। 17 साल नौकरी करके भारतीय सेना से वापस आया। काका मोरे एक सवाल है कि आज ये जो है नशा के बिक्री और सेवन अत्यधिक मात्रा में बढ़ा जात है। जितना भी देसी शराब की दुकान है और जितना अंग्रेजी शराब की दुकान है आवासीय परिसर के आसपास से 6 बार वो अगर दूर हो ही एक से कहावत है, जैसे महिला मन गुजरत है, बुजुर्ग गुजरत है, लड़का मन जाते तब बहुत बुरा असर पड़त है। और आए दिन एक्सीडेंट के सबसे बड़े कारण, जुर्म के सबसे बड़े कारण उनमें पड़त है, काबर की वो आए दिन रोड में पड़े मिलत है जिन जिन जगह खुले है। तो एक बार राज्य सरकार के कोई अगर योजना है तो आप जरूर बताओ। बिल्कुल सही बात है कि ये देखिए, नशा केवल शराब भर के नहीं, नशा मुक्ति होना चाहिए। अगर कि केवल शराब तो हमारे देखे मिल जाता है, लेकिन सूखा ड्रग, सूखा नशा ये तो ज्यादा खतरनाक है, एक ज्यादा घातक है। आजकल वो महिला मन गुड़ा होता नहीं कर ये जो नशा है तेन कोनो भी प्रकार से कोनो लाभदायक नहीं है। चाहे वो शराब के नशा करे, गुड़ाखू करे, तम्बाकू करे, सिगरेट पिए, गांजा पिए, सूखा नशा करे, कोई न शरीर ला लाभ मिलना है, न ही ओकर से आर्थिक नुकसान होना है, परिवार अलग तनाव रहना है, एक दुर्घटना अलग होना है, और सामाजिक प्रतिष्ठा कद को अच्छा पढ़े लिखे आदमी रहा है और कहूँ सड़क में लहरात निकले तो प्रतिष्ठा हो 2 मिनट में धूमिल हो जाती है। तो ये जो समस्या है कि वो शासन भर के
द्वारा नहीं हो सका है जब तक कि सामाजिक सुधार नहीं है। दूसरा बात यह है कि एक आध मन होते कि बंद तो होना चाहिए, तो बंद तब तक नहीं हुई जब तक कि देश भर में बंद नहीं हुई। मैं थोड़ा इंटरप्ट कर रहा हूँ, इसी से संबंधित एक सवाल और है तो उसका जवाब भी आ जाएगा साथ में। सोहन लाल जी दुर्ग संभाग से हैं, आपका जो दूसरा सवाल है वो आप अपने छोटे शब्दों में, क्योंकि मुख्यमंत्री जी आपकी भावना समझ चुके, वो जवाब दे ही रहे, तो आप अपना सवाल पूरा कर लीजिए। जय जवान दादा। जय जवान। दुर्ग संभाग से सोहन यादव बालोद से राष्ट्रीय खिलाड़ी। शराबबंदी को लेकर लगातार प्रदेश में विवाद चल रहा है सर, पक्ष विपक्ष के नेता भी इस पर बयानबाजी कर रहे हैं। कहना है कि शराबबंदी होगा कि नहीं होगा, इस पर आप बताएंगे। और यदि होगा शराबबंदी तो कैसे और किस माध्यम से होगा, इस पर बताएंगे। शराबबंदी होना चाहिए, ये हमारा कमिटमेंट है। बंद कैसे हुई, तो ये तो लोगों ने कहते दुकान ला बंद कर दे, दुकान बंद होए से शराबबंदी नहीं हो सकता। दूसरा राज्य से आई और गुड़ के बनाई, महुआ बनाई, चावल के बनाई और पी के नशा हुई। तो समाज के सुधार भी होना चाहिए, सामाजिक जनजागरण भी होना चाहिए और सरकार भी पहल करे। दोनों जब मिल के करी तब जाके संभव है। जिन आज विपक्ष में तीनों मन कह रही सरकार रहा है चाहे मत रहा है, मैं शराबबंदी करके रही, लेकिन वो नहीं कर सकी। अब मैं ये पाक डर रहा था कि लॉकडाउन से बढ़िया उदाहरण नहीं मिल सके और बाद लोगन पी पी मरत रही से, अब मैं अचानक दुकान ला बंद करवा दूँ और पी पी मरी, तो जिन आदमी दारू पिए थे ते ना तो कल छोड़ भी सका थे, लेकिन एक मर गए थे वापस नहीं आ सकते। बहुत जने जिन शराब पिए थे इस पहले, लेकिन हम छोड़ देते तो छूट भी सका थे, लेकिन मरे आदमी वापस नहीं आ सकता। मैं ऐसे कोई योजना नहीं लागू, कोई कदम नहीं उठाऊँ जिससे लोगों की मौत हो जाए, लेकिन ये जरूर चाहता हूँ कि नशाबंदी होना चाहिए। अब दुकान लगा कहा था तो कई कहा है चंद्रमोहन, ये बात तो सही कि स्कूल के, हॉस्पिटल के या पब्लिक प्लेस में नहीं होना चाहिए, दूर दराज होना चाहिए। लेकिन हो क्या है कि बढ़ते हुए जिन आबादी ना कॉलोनी बना जाते, दूरिया खोलता होकर बगल में कॉलोनी खुल जाते यार। जी अपना दूसरा सवाल। दूसरा सवाल है कि जैसे ईडी अभी राज्य सरकार के ऊपर लगातार कार्रवाई करत है, तो एक बहुत बड़ा मुद्दा हो गया, काबर के अभी चुनाव भी है, तो एमन ऐसे काबर करत है और एकर प्रति मतलब आपके का सुझाव है कि ये काबर होत ऐसे लगातार ईडी जो कार्रवाई चलत है काबर होत ऐसे? अब काबर एक स्थिति होत है कि तो सरकार बहुत लोकप्रिय है। ये 5 साल में किसान, मजदूर, महिला, व्यापारी, उद्योगपति, नौकरी पेशा, इज्जत का नौकरी पेशा ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कब सोचे रही नहीं हुई, में टीए, डीए, HRA सब बढ़ गए, तो नौकरी पेशा वाला मन के सब हो गए। तो पहली बार ऐसे हुए कि छत्तीसगढ़ में सब वर्ग खुश है। नक्सली मन पीछे हट गए, बस्तर की मन बता दी है ना, ऐसे कोष्टा जी, चोपड़ा जी बहुत पीछे हट गए नक्सली, हाँ बहुत कम हो गए, तो शांति भी स्थापित होते। अब वो मन आही कैसे, यहाँ देवगुड़ी भी बनवा देश, यहाँ राम मनगमन पर्यटन पर बना दे, गाय मन के सेवा करते गौठान भी बना दे, तो एक मन के मुद्दा बातचीत नहीं है, तो क्या करें? सरकार ला बदनाम करना है, ईडी आईटी करो। ईडी क्या है? मुझे पूरा विश्वास है छत्तीसगढ़ की जनता पर, मुंह तोड़ जवाब। एक हमारे बीच स्टूडेंट भी मौजूद है, तो स्टूडेंट वहाँ से एक सवाल करना चाहती हैं। दीपांजलि अपना सवाल करें। नमस्कार सर, नमस्कार। मेरा नाम दीपांजलि साहू है जी। मेरा प्रश्न आपसे ये है, जैसे अमेरिका में एक सरकार को 2 कार्यकाल से ज्यादा का वक्त नहीं दिया जाता, एक मुख्यमंत्री को, राष्ट्रपति को, तो वैसा कानून भारत में भी लागू होना चाहिए? क्योंकि एज अ स्टूडेंट और एज अ यंगर्स मैंने ऐसा महसूस किया है कि जो भारत में जो सरकारें हैं उनका कार्यकाल 2 साल के बाद थोड़ा 2 कार्यकाल के बाद, हाँ 2 साल के, हाँ नहीं वो भले कानून ना बना हो, लेकिन अभी तक के देखे हैं कि देख अटल बिहारी वाजपेयी जी को 2 बार मौका मिला, 2 बार बने ना प्रधानमंत्री, 2 बार मनमोहन सिंह बने, दूसरे बार इसको भी आउट कर दे, 2 बार हो गया इसको, तो हो जाएगा। ठीक है। दुर्ग संभाग से सोहन लाल जी अपना सवाल करेंगे, एक सवाल आपका जो बच्चा बोल।
मिलना चाहिए। खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी में और दूसरे क्षेत्र में बोनस अंक जो प्रावधान चल रहे सर, ये अभी छत्तीसगढ़ में लागू नहीं हुआ है। अच्छा, प्रदेश में लाखों खिलाड़ी हैं सर, जो लाखों खिलाड़ी हैं जो बोनस अंक का लाभ लेना चाहते हैं, लेकिन इस पर होगा यार, कैसे नहीं होगा? नहीं हुआ जो सर। पहले से तो हमने कोई चेंज परिवर्तन किया नहीं है, पहले भी नहीं चला था ये। बल्कि हमने खेलों को प्रोत्साहन करने के लिए अकादमी भी खोला है, आवासीय अकादमी हमने खोला है, और बस्तर से लेकर सरगुजा तक देखिए, हॉकी के टर्फ बनाने की बात हो, चाहे इंडोर स्टेडियम बनाने की बात हो, चाहे आउटडोर गेम्स हो, अभी टेनिस अकादमी भी हम लोग बनाए हैं। बोनस अंक नहीं मिल पाता सर, हाँ, तो इससे नौकरी करने अब मैं से- पता कर लेता हूँ भाई, है ना, मुझे समझ ये है कि इसमें मिलता होगा। सरगुजा संभाग से विजय कुमार मेघानी जी हैं। पहली मैं बार चाहूंगा सरगुजा वाला है जी। तो मैं चाहूंगा कि आप अपना दूसरा सवाल करें। मैं विजय मेघानी, सरगुजा संभाग के नए जिले एमसीबी के चिरमरी से। अच्छा, तो मेरा सवाल ये था कि आजकल न्यूज़पेपर में और मीडिया में ये खबर आती थी कि सरकार का राजभवन से कुछ अनबन चल रहा है, और अब क्या ये नए राज्यपाल आने के बाद इस समस्या का निदान हो जाएगा? ये अनबन जो है क्या खत्म हो जाएगी क्या? नहीं, अनबन की क्या बात है, हम हमारे कोई व्यक्तिगत कोई नाम से ये कोई ये सर ना, ऐसे कोई लड़ाई है। लड़ाई तो छत्तीसगढ़ के जो लोगों का हक का है, उसकी लड़ाई है। हम लोग विधानसभा में पारित करके जो विधेयक भेजते हैं वो राजभवन में अटक जाता है, वो असीमित अधिकार मिला हुआ है। तो वो लड़ाई है, मान लो हमारा आरक्षण वाला विधेयक है, वो अटका हुआ, हमारे उसमें विरोध है, हमको दो जल्दी हमें मांग कर रहे हैं, यही तो विरोध है हमारा। क्या विरोध है? हम केवल मांग कर रहे हैं। अब लोगों को लगता है ये अखबार वाले उसको बढ़ा चढ़ा के लिखते हैं, फिर क्योंकि उसको पेपर बेचना है। जो शासन ने कैबिनेट ने पारित किया, विधानसभा में पारित हो गया, उसको लटका कर राजभवन रखे हैं, तो वो मैं मांग करता हूँ। अब मांग करता हूँ तो उसको लड़ाई बोल देते हैं लोग। भाई आखिर किसी भी, चाहे राष्ट्रपति हो चाहे राज्यपाल हो, किसी विधेयक को इतने दिन रखने क्यों रखना चाहिए? या तो लौटा दे, है ना, यदि असहमत है तो लौटा दे। वो कर भी नहीं रहे, ठीक है ना। बहुत सारे ऐसे हैं जो कोई अधिनियम है वो राष्ट्रपति के पास अटके हैं, कोई है कोई बिल है वो राज्यपाल के पास अटके हैं, और एक नहीं दो नहीं तीन कई अटके हैं। तो यही है, तो विरोध नहीं है भाई, है ना, विरोध नहीं है। लेकिन मैं छत्तीसगढ़ के लोगों के हक की लड़ाई लड़ूंगी नहीं लड़ूंगा। जी जी बिल्कुल। मुझे तो इसलिए रखे ना, आप चुने इसलिए हो कि आप हमारे हक में फैसला करो। अब वो इम्प्लीमेंट नहीं होने दे रहे हैं तो फिर वो बात में थोड़ा विचार में मतभेद आ जाता है। ललित साहू जी, आपका दूसरा सवाल है। सर, आप मुझसे बात करते हुए आपके जवाब में सुनते हुए एक अपनापन से महसूस होते हैं। वो ये अपनापन में छत्तीसगढ़ के जो खुशबू है वो बहुत महसूस होते हैं। लेकिन कुछ चीज़ जो हमला महसूस होते हम आपके सामने पुनः रखना चाहते हैं कि किसान मन के लिए हो, महिला मन के लिए हो, युवा मन के लिए हो, जब तक सरकारी नौकरी में काम करने वाले के जिक्र भी आप करो, वो सबके लिए आप मन बहुत कुछ करो। लेकिन लड़का मन के, बच्चा मन के, बुजुर्ग मन के लिए कोई विशेष या ठोस कोई प्लान अभी तक समझ में नहीं आई से। हालांकि कुछ चीज़ के आप जिक्र जरूर करे हो स्वास्थ्य लेकर के, लेकिन लड़का मन के बारे में, बच्चा मन के बारे में ऐसे कोई योजना चाहिए बता भाई। लड़का मन के माँ बाप के आर्थिक स्थिति सुधारे काम कर दें जी। गरीब है तो कर्मन वो 7 लाख आवास भी स्वीकृत कर दें, ठीक है ना। अब ओकर बाद स्कूल भी खोल दें, या स्कूल टूट फूट गिरी से बंद हो रही उसको संधारण भी करा था, बढ़िया टीचर नहीं रही से वो नियुक्ति भी करा था, पढ़े की भी व्यवस्था, इलाज की भी व्यवस्था, सुपोषण योजना। आपके सुझाव कुछ है बताओ। नहीं, इसी से पहला सवाल कोष्टा जी के रही से कि बुजुर्ग मन के लिए तो कर आपने बहुत स्पष्ट जवाब दे हो। लेकिन मतलब वो बात में एक चीज़ जो खली से वो कि आपके जो सुझाव रहे कि इला ख़त्म कर दिया जाए, बुजुर्ग मन के इलाज ला ख़त्म कर दिया जाए, जो भी इलाज में खर्च आते हैं। लेकिन अगर आप जवाब दो, लेकिन वैसे ढंग से लड़का मन के भी इलाज के लिए ओकरो मन के इलाज होते हैं। अभी कहते कि यहाँ हार्ट छोटे छत्तीसगढ़ में ये है कि दिल में छेद की बहुत शिकायत आती है, सब मुफ्त इलाज होते है ना। तो अलग अलग योजना के माध्यम अब ये है कि
सब आदमी का होते भागत भागत सब प्राइवेट में जाते है ना, वहाँ जाते तेकर बात कहते कि हमला ओकर रिएम्बर्स कर, तो ओकर प्रक्रिया भाई कोई अधिकारी नियम जिन बने तेकर विपरीत जाके कोई नहीं कर सकता है। उसका प्रक्रिया है कि जिला अस्पताल से अनुशंसा करके ही दूसरी जगह ते हैदराबाद जा, बॉम्बे जा, दिल्ली जा, यहाँ जाना है। अब यहाँ अनुशंसा नहीं करे, रिफर नहीं करे, यदि यहाँ इलाज होते तो फिर बाहर का भेजो। यदि यहाँ इलाज मिला तो हम यहाँ इलाज करवो, नहीं हो सके तो बाहर रिपेयर करवो, बाहर रिपेयर हो तो पूरा पैसा हम देवो। प्राइवेट में भी देता ना और शासकीय में भी देता। भाई 4000 करोड़ के आसपास की राशि गए और आज तक इलाज में, है ना। विशेष सहायता में भी सैकड़ों मतलब हम लाभान्वित करें। यहाँ अभी जिन हमारे हार्ट के जिन लेजर से करी से दुनिया का पहला केस है, तो शासकीय अस्पताल है, शासकीय डॉक्टर है। तो ये जो धारणा है कोरोना के बाद थोड़ा बदली है, शासकीय अस्पताल में भी अच्छा इलाज होते। अभी तो देख ले तो उड़ीसा का आदमी उन्हें यहाँ इलाज करा आते ना, चाहे कोंडा गांव हो, जगदलपुर हो, है ना, सब जगह उतिक मना आते हैं। तो हमारे धीरे धीरे ये धारणा रही से शासकीय अस्पताल में ठीक से इलाज नहीं होना, वो धारणा बदलने की कोशिश करेगा कि सुविधा अच्छा पाओ। निश्चित रूप से आज रायपुर जो है मेडिकल हब के रूप में तब्दील हो रहा है, ये हर कोई महसूस करता है। बड़े बड़े शहरों से आकर यहाँ इलाज कराने के लिए लोग आते हैं। निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी इसके लिए आप साधुवाद के पात्र हैं। आखिरी सवाल के तौर पर मैं चोपड़ा जी से आग्रह करूंगा, कमलेश चोपड़ा जी से, कि वो लास्ट एक अंतिम सवाल करें, दूसरा वाला। सर हम जब भी दूसरे राज्य में जाते हैं तो वहाँ पे विदेशी निवेश को लेकर वहाँ की राज्य सरकारें बहुत ही सजग रहती है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में बहुत सारे कार्यक्रम हुए हैं, अपन कार्यक्रम बहुत कराए हैं और बोले भी हैं कि विदेशी कंपनी आ रही है सर, मगर धरातल में कुछ चीज़ दिखते नहीं सर। तो कुछ ऐसा हो जाए कि कार्यक्रम अच्छा हो और वापस यहाँ पे निवेश भी हो हमारे राज्य का पड़ेगा। देखिए मैं यहाँ इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए मांग कर रहा हूँ, वो सारी व्यवस्था हम सुविधा देने के तैयार हैं। कार्गो हब की तैयारी पूरी है, लेकिन भारत सरकार लाइसेंस दे तब ना। यदि कार्गो हब हो जाए, इंटरनेशनल फ्लाइट यहाँ आना शुरू हो जाए तो व्यापार व्यवसाय बढ़ेगा, आपका सामान ज़्यादा कीमत में बिकेगा, आपका उत्पाद, यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा। लेकिन जो दिल्ली वाले हैं वो चुनाव के बाद हो भी जाएगा, मैं बता रहा हूँ। वहाँ इंटरनेशनल और कार्गो वाला तुरंत विधानसभा चुनाव हुआ और होगा। नहीं अच्छा होगा सर, वो आप भी ऐसा प्रयास कर रहे हैं उसके लिए। हमारे प्रयास भाई, आपके जो एयरपोर्ट जगदलपुर के एयरपोर्ट प्रधानमंत्री उद्घाटन कर गए थे, चला क्या? नहीं सर, बाद में और हम लोग शुरू किए तब चला सर, बिल्कुल अभी चालू है, कंटिन्यू आया हो गए। मैं तो कांकेर से आया हूँ सर। तो ये फर्क पड़ा है ना। तो किसी भी योजना चलाना तो उसकी तैयारी पूरी होनी चाहिए। हमारी कोई योजना असफल नहीं होती, क्योंकि उससे हम लोग डे टू डे मॉनिटरिंग करते हैं और सारी कोशिश। अब अंबिकापुर का एयरपोर्ट बना हुआ है ना, अब वो लाइसेंस ही नहीं दे रहे हैं, नहीं तो अंबिकापुर के लोगों को भी हवाई सेवा का लाभ मिलता।